रात बीत जाती है लेकिन नींद नहीं आती। रुद्र के पेंट हाउस के अंदर अब भी लाइटें जली हुई हैं। रुद्र उसी जगह बैठा है जहां वह घंटों पहले बैठा था। वह हिला तक नहीं है और दीप्ति, उसकी नजर एक पल के लिए भी रुद्र से नहीं हटी है। बाहर शहर अपनी रफ्तार में चल रहा है, लोग अपने अपने कामों में लगे हैं, लेकिन अंदर वक्त जैसे थम गया हो। ध्वनि अब भी लापता है। रुद्र फिर से अपना फोन चेक करता है। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, डी फार्मा, यह तुम्हारी बहन। और फिर अचानक फोन बजता है, अनजान नंबर। रुद्र कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, शांत, ठंडी, आत्मविश्वास से भरी हुई। इस बार कोई धमकी नहीं, कोई चीख चिल्लाहट नहीं, सिर्फ निर्देश। एक लोकेशन दी जाती है, एक समय तय किया जाता है। रुद्र को साफ कहा जाता है अकेले आना है। कोई पुलिस नहीं, कोई मीडिया नहीं, कोई चालाकी नहीं। अगर उसे अपनी बहन जिंदा चाहिए तो उसे डी फार्मा हमेशा के लिए सौंपनी होगी। कॉल कट जाती है। रुद्र धीरे से फोन नीचे रख देता है। उसकी आंखों में फैसला साफ दिखाई देता है। वह सब कुछ छोड़ने को तैयार है, कंपनी, ताकत, लड़ाई। लेकिन दीप्ति उसे रोक लेती है। वह उसे याद दिलाती है, यही तो दुश्मन चाहता है, सिर्फ डी फार्मा नहीं बल्कि रुद्र का हार मान लेना। फिर वह उससे कुछ और भी खतरनाक बात कहती है। अगर वह आंख बंद करके गया तो हो सकता है वह ध्वनि को हमेशा के लिए खो दे। पहली बार रुद्र सुनता है, इस बार वे भावनाओं से नहीं चलते, वे दिमाग से खेलते हैं। ट्रांसफर के कागजात तैयार किए जाते हैं लेकिन पूरे नहीं। कानूनी छेद, छुपी हुई शर्तें, ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो असली लगते हैं लेकिन बिना वेरिफिकेशन के लागू नहीं हो सकते। उसी दौरान दीप्ति चुपचाप लोकेशन की जानकारी ऋषभ को भेज देती है, न लड़ने के लिए, न दखल देने के लिए, बस तैयार रहने के लिए। लोकेशन है शहर के बाहर एक सुनसान वेयरहाउस। रुद्र अकेला वहां पहुंचता है। जगह खाली लगती है लेकिन सुरक्षित नहीं। फिर एक गाड़ी आती है, दरवाजा खुलता है, ध्वनि बाहर आती है, कमजोर, थकी हुई, डरी हुई, लेकिन जिंदा। एक पल के लिए रुद्र सब कुछ भूल जाता है और उसी पल का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता है। चारों तरफ आदमी खड़े हैं, खुले हथियार नहीं, लेकिन पूरा नियंत्रण उन्हीं का है। एक बिचौलिया आगे आता है। असल मास्टरमाइंड अब भी छुपा हुआ है। कागजात मांगे जाते हैं, रुद्र उन्हें सौंप देता है। वह आदमी ध्यान से पढ़ता है, कुछ ज्यादा ही ध्यान से। कुछ गलत लगता है। अचानक दूर से सायरन की आवाज आती है। पुलिस नहीं, मीडिया नहीं, रेगुलेटरी एजेंसियां, फाइनेंशियल क्राइम अधिकारी, ऑडिट अथॉरिटी। कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ दबाव। बिचौलिया घबरा जाता है। यह सौदा चुपचाप होना था, साफ, कंट्रोल। लेकिन ऋषभ की चाल काम कर गई, हथियारों से नहीं, सिस्टम से। अफरा तफरी में ध्वनि को रुद्र की ओर धक्का दिया जाता है। रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है। वे भागते हैं। कोई लड़ाई नहीं, कोई हीरोइज्म नहीं, सिर्फ वो बचकर निकलना। वापस पेंट हाउस में ध्वनि टूट जाती है। वह सब कुछ बता देती है, कौन लोग उसे देख रहे थे, कौन कौन से नाम उसने सुने। और एक सबसे डरावनी सच्चाई, रंजीत अकेला नहीं है। वह सिर्फ एक चेहरा है, उसके पीछे कुछ और है, कुछ बहुत बड़ा, बहुत पुराना। एपिसोड शांति से खत्म होता है। रुद्र खिड़की के पास खड़ा है। इस बार ध्वनि उसके साथ खड़ी है। दीप्ति दोनों को देख रही है। उन्होंने ध्वनि को बचा लिया है, लेकिन अब सच्चाई साफ है। यह कभी सिर्फ डी फार्मा की बात नहीं थी, कभी सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी। यह उस सिस्टम को बेनकाब करने की लड़ाई है जो हर उस इंसान को मिटा देता है जो उसे चुनौती देता है। और अब वे बहुत ज्यादा जान चुके हैं।